नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज से हम लोग देखेंगे महेश बर्णवाल ऑब्जेक्टिव बुक से साइंस चैप्टर, यानी साइंस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे सबको क्लियर करेंगे। तो फिजिक्स के आज हम लोग 2 चैप्टर देखेंगे, मेजरमेंट और मैकेनिज्म। 2 चैप्टर को क्लियर करेंगे और उससे जितने भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सबको हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मानक पद्धति की मूलभूत राशियां हैं। तो मूलभूत राशियां क्या क्या है? द्रव्यमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, ताप, लंबाई, समय। ये सारे जो है मूलभूत राशियां हैं। ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। देख लेते हैं। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? कैंडेला। क्या होता है? कैंडेला। विद्युत धारा का एम्पियर। दूरी नॉटिकल, समुद्र की दूरी नॉटिकल मील में मापी जाती है। वहीं लंबाई मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है, शक्ति का मात्रक है। शक्ति का मात्रक है वाट। क्या होता है? वाट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पारसेक एवं प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर, इकाई है किसका? दूरी का इकाई है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, 1 माइक्रोन बराबर है। तो 1 माइक्रोन बराबर होता है 1/1000 मिलीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 1 पारसेक, तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक है, बराबर है। तो 1 पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो 1 पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर बी, 3.26 लाइट ईयर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, वायुमंडल में अपेक्षिक आर्द्रता नापी जाती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी नापी जाती है। किससे नापी जाती है? ये नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। ऑप्शन नंबर बी, हाइग्रोमीटर से हम लोग अपेक्षिक आर्द्रता नापते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सुलेमित नहीं है? देख लेते हैं कौन सुलेमित नहीं है। ऑडियोमीटर, ध्वनि की तीव्रता, ये सही है। ओडोमीटर, विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति, ये भी सही है। ओडोमीटर, वाहन द्वारा तय की गई दूरी, ये भी सही है। एमीटर, विद्युत शक्ति का मात्रक, ये गलत है। एमीटर, तो इससे हम लोग विद्युत धारा नापते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, यंत्र और उपयोग, देख लेते हैं। तो कौन सा सही नहीं है की बात हो रही है? तो एक्टिनोमीटर, विद्युत ऊर्जा को संचित ऊर्जा में बदलता है। विद्युत ऊर्जा को संचित ऊर्जा में बदलता है, ये सही है। साइक्लोट्रॉन, आवेशित कण को त्वरित करने वाला यंत्र, ये गलत है। वहीं एक्यूमुलेटर, वायु की शक्ति और गति मापने वाला यंत्र, ये भी सही है। यानी इसका 2 जो है सही नहीं है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुलेमित नहीं है? डेसिबल, ध्वनि की प्रबलता नापी जाती की इकाई है, बिल्कुल सही। अश्व शक्ति, शक्ति की इकाई, ये भी सही। समुद्र मील, नौ संचालन में दूरी की इकाई, ये भी सही है। और सेल्सियस, ऊष्मा की इकाई, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। ये भी है, मिलान करना है, देख लेते हैं। हाइड्रोमीटर, तो हाइड्रोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं? तो हाइड्रोमीटर से हम लोग नापते हैं अपेक्षित घनत्व। अपेक्षित घनत्व नापते हैं। वहीं लेक्टोमीटर, दूध की शुद्धता। और सिर्फगोमोमेनोमीटर, इससे हम लोग क्या नापते हैं? रक्त दाब नापते हैं। वहीं सिस्मोग्राफ, भूकंपीय तरंगों की तीव्रता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 3, 1, 2, 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, ल्यूमेन इकाई है। तो ल्यूमेन इकाई है ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन नंबर डी, ज्योति फ्लक्स का इकाई होता है ल्यूमेन। चलिए अगला प्रश्न है, ये भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। क्यूसेक, प्रवाह की दर। बाइट, कंप्यूटर से संबंधित है। रिक्टर, ये भूकंप तीव्रता। और बार, दाब। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वह कौन जो किसी वृत्त की त्रिज्या के बराबर लंबाई के चाप द्वारा उसके केंद्र पर बनाया गया हो कहलाता है? तो वह क्या कहलाता है? रेडियन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है,
घरों में व्यय होने वाले विद्युत को यूनिट में मापा जाता है। तो यूनिट की इकाई क्या होती है? तो यूनिट की इकाई ऊर्जा की होती है। जो यूनिट होती है वो किसका इकाई होती है? ऊर्जा की इकाई होती है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यह भी मिलान करने वाला है, देख लेते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना मीटर होता है? तो एक प्रकाश वर्ष बराबर 10⁻16 मीटर। वहीं एक पिकोमीटर बराबर 10⁻−12 मीटर। वहीं एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻−10 मीटर। और एक नैनोमीटर बराबर 10⁻−9 मीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 4 2 1। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है? तो कौन सी सदिश राशि नहीं है? तो हम लोग जानते हैं आयतन जो है एक सदिश राशि नहीं है। बाकी विस्थापन, वेग और बल ये सारे जो है सदिश राशियां हैं। अगला प्रश्न है, महासागर में डूबी हुई वस्तु की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो सोनार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रडार का प्रयोग किया जाता है। तो रडार का प्रयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तु की स्थिति ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, यह भी मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो दूरी, तो प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। वहीं बात करें पदार्थ की मात्रा मोल, विद्युत आवेश की मात्रा तो ये हो जाएगा कूलम, और ऊर्जा वाट घंटा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 1 2 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, प्रकाश की तीव्रता मापने हेतु किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो प्रकाश की तीव्रता हम लोग किसके मापते हैं? लक्स मीटर से। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, कौन सुलेमित नहीं है? देख लेते हैं। आइसोबार वायु दाब सही है। आइसो हाइट वर्षा ये भी सही है। आइसो हेलाइन बर्फ वर्षा ये गलत है। और आइसो बाद गहराई ये भी सही है। तो सी नंबर गलत है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, क्यूरी किसकी इकाई है? तो क्यूरी किसकी इकाई है? रेडियो एक्टिव धर्मिता का। रेडियो एक्टिव धर्मिता का मात्रक होती है क्यूरी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ये प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। वाट शक्ति, नॉट समुद्री जहाज की गति, नॉटिकल मील नौ संचालन, और ऊष्मा कैलोरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? ऑप्शन नंबर सी, 4 3 2 1। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, देख लेते हैं। त्वरण, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल न्यूटन, कार्य जूल, आवेग न्यूटन पर सेकेंड। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 4 1 2। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, त्वरण की इकाई है। तो त्वरण की इकाई होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए। सूर्य का ताप मापा जाता है। तो सूर्य का ताप मापा जाता है पायरोमीटर से। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, एंगस्ट्रॉम का प्रयोग निम्न में से किसे मापने के लिए किया जाता है? तो इसका उपयोग तरंगदैर्घ्य मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सदिश राशि है? तो कौन सदिश राशि है? तो इसमें त्वरण जो है एक सदिश राशि है, बाकी सारे अदिश राशियां हैं। जहाजों में समय मापने के लिए उपयुक्त उपकरण है। तो जहाजों में समय मापने का उपयुक्त उपकरण होता है क्रोनोमीटर। क्या होता है? क्रोनोमीटर। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एसआई मात्रक नहीं है? तो कौन एसआई मात्रक नहीं है? तो ऑप्शन के अनुसार सेल्सियस जो है एसआई मात्रक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है।
तो पानी के अंदर ध्वनि सुनने वाला यंत्र कहलाता है हाइड्रोफोन। क्या कहलाता है? हाइड्रोफोन। अगला प्रश्न है, फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई नापने में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी। लंबाई की न्यूनतम इकाई है, तो इसमें से लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या हो जाएगी? फर्मीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो ऊष्मा की इकाई इनमें से सेंटीग्रेड नहीं है। ऑप्शन नंबर ए। बाकी आर्ग, जूल और कैलोरी ये ऊष्मा की इकाई है। अगला प्रश्न है, समय मापन का अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहते हैं? तो समय मापन अध्ययन करने वाले विज्ञान को हम लोग क्या कहते हैं? होरोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? होरोलॉजी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे नापी जाती है? तो किससे नापी जाती है? घूरने वाली वस्तु का। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? स्ट्रोबोस्कोप। स्ट्रोबोस्कोप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, पदार्थ के संवेग एवं वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो द्रव्यमान। संवेग और वेग, तो मास इंटू वेलोसिटी, संवेग और वेलोसिटी, तो इसे हम लोग कट कर लेंगे तो क्या निकलेगा? द्रव्यमान निकलेगा। चलिए देखते हैं दूसरा चैप्टर यांत्रिकी मैकेनिज्म से कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, लगभग 60-61 प्रश्न हम लोग इससे क्लियर करेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न है, घूर्णन करती हुई कुर्सी पर बैठकर यदि कोई व्यक्ति अपनी भुजा फैलाता है तो उसकी घूर्णन गति घट जाती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कोणीय संवेग संरक्षण का नियम। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी बांध की दीवार, ये नींव जो बेस होता है उसका पर अधिक चौड़ी होती है और ऊपर सक्रिय होती जाती है, इसका कारण क्या है? तो वह क्षैतिज समतल में बढ़ने वाले दाब को सहन कर सकती है। नीचे जो है दाब अधिक होता है तो उसको सहन करने के लिए उसकी मोटाई थोड़ी अधिक होनी चाहिए, चौड़ाई अधिक होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न है, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? अभी हम लोगों ने देखा द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सीमांत घर्षण निर्भर करता है। तो सीमांत घर्षण किस पर निर्भर करता है? तल की प्रकृति और अभिलंब प्रतिक्रिया पर। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, एक समान गति के साथ एक वस्तु त्वरित हो सकती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, न्यूटन का प्रथम नियम किस राशि को परिभाषित करता है? तो न्यूटन का प्रथम नियम बल की, किसका परिभाषा निकलता है प्रथम नियम से? बल की। और दूसरे नियम से बल का जो है व्युत्क्रम प्राप्त होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किसी कण द्वारा एक पूर्ण दोलन पूर्ण करने में लगा समय क्या कहलाता है? तो एक पूर्ण दोलन करने में लगा समय कहलाता है आवर्तकाल। क्या कहलाता है? आवर्तकाल। एक वस्तु के जड़त्व की प्रत्यक्ष निर्भरता है, तो जड़त्व किस पर निर्भर करता है? तो जड़त्व उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न है, त्वरण से संबंधित सूत्र है। तो त्वरण से संबंधित सूत्र इसमें है A = V-U/T। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट यह न्यूटन का तीसरा नियम यानी न्यूटन का तृतीयक नियम पर कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी। वॉशिंग मशीन एवं दूध से मक्खन बनाने वाली मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? यानी वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो वह अपकेंद्रण सिद्धांत पे कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए, अपकेंद्रण सिद्धांत। अपकेंद्रण में फोर्स जो है अंदर से बाहर की ओर लगती है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रक्षेप्य पथ में कण का वेग होगा। तो प्रक्षेप्य पथ में कण का वेग होगा एक क्षण के लिए त्वरण के लंबवत। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्न में से कौन सा परिणाम सही होगा? तो क्या होगा? वस्तु का भार शून्य हो जाएगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? और इसी के कारण
इसी के कारण जो है चंद्रमा पर जब कोई वस्तु पृथ्वी से ले जाते हैं तो वहाँ उसका भार कम हो जाता है, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की अपेक्षा में कम होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है क्योंकि तो इसका आंसर हो जाएगा बर्फ में सड़क की अपेक्षा कम घर्षण होता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, रॉकेट की गति पर निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो रॉकेट की गति पर संवेग संरक्षण सिद्धांत लागू होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन का तृतीयक नियम का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो यह किस बल के कारण? पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल के कारण, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, पेचकस जिसे स्क्रू ड्राइवर कहते हैं किसका उदाहरण है? तो पेचकस यह किसका उदाहरण? बल आघूर्ण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? बल आघूर्ण। अगला प्रश्न है, उत्तोलक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह बल आघूर्ण सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु की क्या समान रहता है? तो उसका जो है त्वरण समान होता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, घूर्णन या वृत्तीय गति करते हुए पिंड की त्रिज्या के अनुदिश केंद्र या घूर्णन अक्ष पर बना कोण क्या कहलाता है? तो बना कोण कहलाता है कोणीय विस्थापन। क्या कहलाता है? कोणीय विस्थापन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के संदर्भ में स्थिर दिखता है, इसके पास है, तो यह किसके पास है? तो यह पृथ्वी के समान कोणीय वेग के पास, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, तराजू या कैंची किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है? तो तराजू या कैंची या प्रथम श्रेणी का उत्तोलक का उदाहरण है। जो बीच से घूमता हो वह प्रथम श्रेणी उत्तोलक का उदाहरण होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोलक की काला अवधि निर्भर करती है। तो लोलक की काला अवधि निर्भर करती है उसकी लंबाई पर। किसकी? लोलक की लंबाई पर, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके तुल्य गति से गतिमान कणों पर न्यूटन का गति नियम लागू नहीं होता है? तो किस पे नहीं होता है? प्रकाश पर नहीं होता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, श्यानता की इकाई है, तो श्यानता की इकाई क्या होती है? क्वाइज होती है। क्या होती है? क्वाइज, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कार्य के अधिकतम मान के लिए कोण का मान होना चाहिए। तो कार्य के अधिकतम मान के लिए कोण का मान होना चाहिए 0 डिग्री। वहीं अगर 90 डिग्री हो रहा है तो कार्य शून्य हो जाएगा, कार्य शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते क्योंकि वहाँ गुरुत्व नहीं होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण क्या है? तो इसका कारण क्या होता है? प्रतिक्रिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कार्य तथा शक्ति में संबंध होता है। तो कार्य और शक्ति में कैसा संबंध होता है? तो कार्य बराबर शक्ति गुना समय, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य हो सकता है। तो किसी वस्तु द्वारा किया कार्य धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। प्रश्न है, लोटनिक, स्थिति तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इसका घटते क्रम में स्थिति, सर्पी और लोटनिक, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किसी गतिशील पिंड का वेग 2 गुना कर दिया जाए तब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन कितना होगा? अगर उसका वेग में 2 गुना वृद्धि करते हैं तो उसका गतिज ऊर्जा में कितना वृद्धि होगा? 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, पनडुब्बियां पानी में चलती है, उनके इंजनों में निम्नलिखित में से किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है? तो पनडुब्बियों के इंजन में डीजल का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। 1 जूल में होते हैं, तो 1 जूल बराबर कितना अर्घ होता है? तो 1 जूल बराबर 10⁻7 अर्घ होता है, 10⁻7 अर्घ होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, शक्ति के विभिन्न मात्रकों में कौन सुलेमित नहीं है?
देख लेते हैं कौन सुलमित है। एक अप शक्ति 1 हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, सही है। 1 वाट बराबर 0.239 कैलोरी पर सेकेंड, ये भी सही है। 1 किलोवाट घंटा बराबर 1.340 अश्व शक्ति, ये भी सही है। और 1 मेगावाट बराबर 13.40 अश्व शक्ति, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो किसी वस्तु का पृथ्वी की ओर गिरने पर उसकी स्थितिज ऊर्जा जो होगी घटेगी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, प्रकाशीय वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतर करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो किसका उत्पादन होता है? विद्युत ऊर्जा का, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सुलेमित नहीं है? देख लेते हैं। लाउड स्पीकर, तो इसका क्या काम है? तो इसका काम होता है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलना। परमाणु बम रासायनिक ऊर्जा को नाभिकीय ऊर्जा में, बिल्कुल सही। डायनमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, और विद्युत सेल तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये गलत है। विद्युत ऊर्जा को प्रकाशीय ऊर्जा कह सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है। ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, कौन सुलेमित नहीं है? देख लेते हैं। 1 कैलोरी बराबर 4.184 जूल, सही है। 1 वाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻³ जूल, ये भी सही है। और 1 किलो वाट घंटा बराबर 3.6 × 10⁻6 जूल, ये भी सही है। और 1 अर्ग बराबर 7.10⁻⁻4 जूल, ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, किसी तीर के एक सिरे को धनुष की तनी डोरी पर रखकर खींचने से उसमें संचित ऊर्जा क्या होती है? तो कौन सी स्थितिज ऊर्जा संचित होती है? ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच तो क्या होगा? तो वह उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। वह जैसे जैसे उपग्रह घूमेगा उसी तरह वह चम्मच भी घूमेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बर्नौली सिद्धांत निम्नलिखित में से किस एक नियम पर आधारित है? तो ये किस नियम पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण नियम, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु का वेग 3 गुना बढ़ा दिया जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा में क्या होगी? तो उसका वेग अगर 3 गुना बढ़ाएंगे तो उसकी गतिज ऊर्जा में 9 गुना वृद्धि हो जाएगी, यानी उसका स्क्वायर में वृद्धि होगा, ऑप्शन नंबर बी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं गतिज ऊर्जा बराबर होता है ½ mv²। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे 2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, और 4 करेंगे तो 16 हो जाएगा, तो स्क्वायर में उसकी वृद्धि हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, चलती हुई गाड़ी में बैठे व्यक्ति की ऊर्जा होगी, कैसी ऊर्जा होगी? गतिज और स्थितिज ऊर्जा दोनों, ऑप्शन नंबर सी। न्यूटन का प्रथम गति नियम संकल्पना देता है, किसका संकल्पना देता है? तो ये जड़त्व का देता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, कार्बोरेटर का उपयोग होता है, तो कार्बोरेटर का उपयोग पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने में इसका उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए। जितने भी पेट्रोल इंजन होते हैं उसमें कार्बोरेटर का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है, साधारण यंत्र किसी व्यक्ति की सहायता करता है, तो कैसे करता है? कम बल का प्रयोग करके उतने ही मात्रा में कार्य करने में यंत्र जो है सहायता करता है, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है, तो घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा होती है स्थितिज ऊर्जा, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन सा बल क्षयकारी बल है? तो कौन सा बल क्षयकारी बल है? घर्षण बल, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से जड़त्व का नियम सर्वप्रथम किसने दिया? तो जड़त्व का नियम सर्वप्रथम दिया था गैलीलियो ने। किसने? गैलीलियो ने। अगला प्रश्न है, कोई वस्तु अधिकतम भारशील हो जाती है कब? तो अधिकतम वेट उसका कब होगा? निर्वात में। कब? निर्वात में, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, बल गुणनफल है, तो बल किसका गुणनफल है? द्रव्यमान और त्वरण का। द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल बल होता है, यानी मास इंटू एक्सीलरेशन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रश्न है द्रव्यमान ऊर्जा संबंध किसका निष्कर्ष है? तो ये सापेक्षता का समान सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित होती है विद्युत मोटर के द्वारा। अगला प्रश्न है चिमटा किस प्रकार के उत्तोलक का उदाहरण है? तो चिमटा यह किस प्रकार का उत्तोलक का उदाहरण है? तृतीय का, ऑप्शन नंबर सी। चिमटा, मनुष्य का हाथ, ये सारे तृतीय उत्तोलक के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने ग्रहों की चाल से संबंधित नियम दिया था? तो ग्रहों के चाल से संबंधित नियम ये दिया था किसने? केपलर ने दिया था। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने दिया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बल के कारण वायुयान खड़े रूप में हवाई करतब दिखा सकता है? तो ये किस बल के कारण होता है? अभिकेंद्र बल के कारण, ऑप्शन नंबर सी। और अगला प्रश्न है प्रक्षेप का पथ होता है? तो प्रक्षेप का पथ होता है परवलय, ऑप्शन नंबर ए। कैसा होता है? परवलयकार होता है। और आज का अंतिम प्रश्न है डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो यांत्रिक डायनमो जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है, ऑप्शन नंबर बी। ये था दोस्तों फिजिक्स के लगभग 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग पूरा सीट देखिए और मन लगा के पढ़िए, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, सारे एग्ज़ाम में आपको फ़ायदे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद, धन्यवाद दोस्तों।